नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, सम्राट चौधरी और दूसरे मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। समारोह में भारी राजनीतिक उपस्थिति देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण दिन बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बेहतर प्रशासन और विकास की उम्मीद बढ़ी है तथा घुसपैठ जैसी समस्याओं पर नियंत्रण की आवश्यकता है। कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रही और नेताओं की मौजूदगी चर्चा में बनी रही। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। का ऐतिहासिक दिन है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उसके साक्षी बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से अब पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा और जिस तरह से वहां घुसपैठ कुछ लोग राजनीतिक दलों के द्वारा कराई जाती थी, उस पर नियंत्रण होगा। चंपावत में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप मामले में पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के बाद अब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री शंकर कोरंगा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में मामला झूठा और भ्रामक पाए जाने के बाद कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही शंकर कोरंगा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बिना तथ्यों की जांच किए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है और सरकार साथ ही पुलिस प्रशासन की छवि खराब करने का काम किया है। संवेदनशील मामलों में राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी और संयम के साथ बयान देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। वहीं दर्जा मंत्री शंकर कोरंगा ने विशेष रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिकता बची है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले को बढ़ चढ़कर पेश किया, उससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कमजोर करने की कोशिश की गई है। देखिए, पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा हुआ था और जिस प्रकार से वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने पूरे उसका पर्दाफाश किया, सभी पत्रकार साथियों के साथ उसको बताया भी, और इसको मैं एक गंभीर अपराध की श्रेणी में भी मानता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नरेशन खराब करने का काम किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। और मैं क्योंकि उस घटना का पूरा सबके संज्ञान में आ गया है। जो कमल रावत नाम का व्यक्ति था, उसने उसको एक प्रकार से साजिश उस पूरी घटना में की और उस लड़की को, नाबालिग लड़की को बरगला करके और झूठे आरोप लगवा करके पूरे चंपावत का माहौल खराब करने का काम किया। उसका पूरा घटनाक्रम, एक एक घटनाक्रम को वहां के पुलिस कप्तान ने परसों बताया। कल मैं चंपावत में था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेजी से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी ने, हरीश रावत जी ने और यशपाल जी ने और हरक सिंह रावत जी ने जितनी तेजी से, जितनी स्फूर्ति से ये लोग बयान दे रहे थे कि ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, आज उन सबको माफी मांगनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से उनको चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार का नरेशन खराब करने का काम न करें। प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल है और इन सबको सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए।
जैसे वो मीडिया में बोल रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पत्र में भी उन्होंने लिखा हुआ था, उसको सार्वजनिक रूप से इन्होंने माफी मांगनी चाहिए थी और ये घृणित कार्य किया गया। देखिए, इनके ऊपर मुकदमा हो चुका है और पुलिस उस पर अभी उसमें लगातार जांच चल रही है, कार्रवाई इसमें हो रही है और कमल रावत और उसके साथ की जो महिला मित्र है कुछ अंजलि रॉय, उनको दोनों को खिलाफ मुकदमा हुआ है, जेल में डालने का काम वहाँ की पुलिस ने किया है। अभी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जरा से माहौल में क्या हो सकता है, मतलब पूरे प्रदेश की फिजा खराब करने का काम किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देहरादून में रुचि भट्ट ने चंपावत मामले को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नाबालिग बच्ची को राजनीतिक टूलकिट की तरह इस्तेमाल किया है। रुचि भट्ट के अनुसार एसआईटी जांच और मजिस्ट्रेट बयान में घटना की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्दाविहीन कांग्रेस राजनीति कर रही है, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। बीजेपी ने मामले में संवेदनशीलता बरतने की बात कही है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने चुनावी प्रलोभनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी है और यहां की महिलाओं ने राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता लालच और प्रलोभन में आने वाली नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चुनाव के दौरान किसी भी दल द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए तो कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी। देखिए, जहां तक उत्तराखंड का जिक्र आपने किया, उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमान वाले लोग। आपने देखा होगा राज्य निर्माण के समय कि किस तरीके से यहाँ की मातृशक्ति और आंदोलनकारियों ने राज्य प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। उत्तराखंड के लोग सीने पे गोली खाते हैं, पीठ पे गोली नहीं खाते। तो हम कहते हैं निश्चित रूप से सरकार करेगी प्रयास, वो कोशिश करेगी कि महिलाओं के खातों में पैसे डाल दे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो स्वाभिमान है उसको खरीदा नहीं जा सकता है, उससे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। और हथकंडे भी अपनाएंगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो इनका परमानेंट हथियार है। केंद्रीय बलों को भी नियुक्त करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का लक्सर शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर 9 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमितता पाई गई थी और जांच में मामला सही मिलने के बाद सेवा समाप्ति का फैसला लिया गया है। वहीं बर्खास्त किए गए शिक्षकों में 5 उर्दू शिक्षक और 4 प्राइमरी शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों के शैक्षणिक अंकों में निर्धारित मानकों से कम अंक पाए गए थे। जो लक्ष्य की बात करूंगा, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे हरिद्वार द्वारा एक रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी। उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनके जो स्नातक स्तर पर जो मानक है उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे उनके, तो उन अध्यापक। देहरादून में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सुविधा बनकर उभरा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में संचालित केंद्र में अब तक 600 से अधिक यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा 600 नए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी
और 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया है। केंद्र में बच्चों को निःशुल्क स्पीच, फिजियो और लर्निंग थेरेपी की सुविधा भी दी जा रही है। मेरा नाम मनोज बहुगुणा है। मैं यहीं देहरादून का रहने वाला हूँ। मुझे काफ़ी समय से जो है DDR उसकी UDID कार्ड की ना दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे पता लगा कि ये DDRC में मैं आया, वहाँ जो है काफ़ी हेल्प मुझे मिली और मेरा जो कार्ड है जो परेशानी हो रही थी मुझे वो बना, आज जो है बन गया है। और इसके लिए मैं जो है धामी सरकार का इस सहायता के लिए धन्यवाद। यहाँ जनपद देहरादून में पहली बार DM महोदय के और निर्देशन क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। 1 वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, हमारे जो दिव्यांगजन है उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनको रिहेबिलिटेट करना। और हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि जो भी लोग आते हैं उनको अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो सर्टिफिकेट जारी करना। तो उसी क्रम में अब तक हम लगभग 3739 लोगों को जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट उसमें जो है जारी कर चुके हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 1064 लोगों का हम उसमें रिन्यूअल भी सर्टिफिकेट का उनका कर चुके हैं। तो एवरी वेडनेसडे जैसा आप जानते हैं हमारा फाउंडेशन गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में इसमें बोर्ड हमारा बैठता है और जो कि वर्किंग वेडनेसडे होता है और लोगों को इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा विकास नगर में भी हमारा जो है एवरी थर्सडे जो ट्यूसडे है वहाँ पर भी हम डिसेबिलिटी कैंप करते हैं। फिलहाल रुके ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण, लक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत, सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव, टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर, राज्य में कई ROB, RUB, LHS कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, AC प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान मंदाकिनी नदी में प्लास्टिक कचरा तैरने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर यात्रा मार्ग में निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सीतापुर से केदारनाथ धाम तक 400 से अधिक सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं सोनप्रयाग में प्लास्टिक निस्तारण के लिए विशेष मशीनों से अब तक करीब 60 टन कचरा प्रोसेस किया जा चुका है।
श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा मार्ग और हमारे सड़क मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता शौचालय की व्यवस्था समुचित की जाए, जिसके दृष्टिगत सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही सुलभ के द्वारा शौचालय, यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास बन रहे पुल को लेकर पीडब्ल्यूडी ने 31 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है ये पुल क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए राहत साबित होगा। पिछले मानसून में पुराना पुल बह जाने के बाद लोग अस्थायी पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। बरसात में इस मार्ग पर खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अब लोगों की नजरें तय समय सीमा पर टिकी हुई है। बना है, उसको करने के लिए जो हमारी पूरी कार्य योजना बनी हुई है, उसको हम 31 मई तक का टारगेट हमने रखा है कि 31 मई तक हम सेतु पर अपना जो यातायात है वो शुरू कर देंगे। ये अभी हमारा प्लान है। कुल लागत वगैरह कुल क्या है उसका? 16 करोड़ की इसमें हमें एनएचए से पैसा मिला था। 16 करोड़ में ये हम बना रहे हैं। इसमें ब्रिज भी है और जो हमारे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं उसका भी उसमें शामिल है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग पियर्स थे उनको भी हमने एक्सटेंड। रुद्रपुर के खेड़ा बस्ती क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और मजार बनाए जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान महापौर विकास शर्मा और प्रशासनिक टीम को एक मकान के भीतर मजार होने की जानकारी मिली। प्रशासन के अनुसार संबंधित व्यक्ति ने अपने पिता को घर के अंदर दफनाकर वहां मजार का स्वरूप दे दिया था। मौके पर पहुंची टीम ने अवैध निर्माण को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। वार्ड नंबर 18 खेड़ा में जो नदी बहती है, बैगुल नदी है, उसके बगल में एक अब्बास और उनके पिताजी के द्वारा नदी की जमीन को पार करके प्लाटिंग करके बेचने का तथ्य संज्ञान में आया था। कल नगर निगम से खुलवाया भी था। आज हम यहाँ देख के आए थे, हमें पता चल रहा है, कई लोगों ने बयान दिया है कि वहाँ जो आसपास जितने लोग बसे हैं सबको उनके अब्बास ने उसके फादर नहीं बेची है। इस प्रकार से सरकारी जमीन, नजूल जमीन, नदी की जमीन को प्लाटिंग करके पूर्व में बेचा गया, वर्तमान बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने उसको देखा है और हम इसमें दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। आज नगर निगम की टीम और एडीएम पंकज उपाध्याय जी और हमारी नगर आयुक्त शिप्रा जोशी जी, हम लोग अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए गए थे। तो वही सूचना मिली कि यहाँ अज्जू मियाँ के एक व्यक्ति ने, जिसने अवैध प्लॉटिंग की है, उसी के बगल में ही उसने एक अवैध मजार भी बनाई अपने माता पिता की मेहरबान के नाम से। तो आज हमने उस मजार को भी सीज करने का काम किया है और उस जो भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था उसे भी रोकने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार लैंड जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। धार्मिक संरचना बनाकर लगातार लोग जगहों को घेर रहे हैं, फिर घेरने के बाद उन्हें अन्य लोगों को। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलील गर्ग ने बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही हार्ट की बीमारियों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बढ़ता मोटापा, जंक फूड और खराब लाइफस्टाइल इसके मुख्य कारण बन रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मोबाइल और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है। देर रात खाना और अनियमित दिनचर्या भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। पहले एक हार्ट पेशेंट का एक एज रहता था कि एज के बाद बीमारियां होती थी, लेकिन अब बच्चों तक जो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, अटैक तक आ जाते हैं। तो क्यों ये इस तरह की जो बीमारियां कैसे बढ़ी और क्या इनका इलाज है, क्या करना चाहिए? आदिल जी, जो आप बोल रहे हैं ये एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि अमूमन बच्चों में भी हार्ट डिजीज और स्पेशली कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ रही है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक अलग सब सेक्शन है, रूमेटिक हार्ट डिजीज एक अलग सब सेक्शन हुआ करता था। नैनीताल में एसडीएम नवाजिश खलील ने कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने राजकीय बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और विद्युत विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली और ये भी जांचा कि कहीं बाहर से दवाएं तो नहीं मंगाई जा रही है। उन्होंने अस्पताल के अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जो है बीडी पांडे चिकित्सालय, विद्युत विभाग तथा जल संस्थान विभाग के ऑफिसेज का निरीक्षण किया गया है। तो अगर हम चिकित्सालय की बात करें तो चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है, कितनी ओपीडी चल रही हैं, पेशेंट्स को दवाइयां बाहर से लिखकर तो नहीं दी जा रही हैं, इसके अलावा वहाँ पर कितने एडमिशन्स हैं और आज की अटेंडेंस वगैरह क्या रही है। सिमिलर लाइंस पर अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो हमारे द्वारा ये निरीक्षण किया गया है कि बिजली विभाग में जो लॉगबुक है वो अपडेटेड है या नहीं है। इसके अलावा जो शिकायत पंजिका है जिसमें लोग शिकायत दर्ज। उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी। विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य से कम बारिश की संभावना है, लेकिन कम समय में अत्यधिक बारिश नई चुनौती बन सकती है। विभाग का फोकस समय पर अलर्ट जारी कर नुकसान कम करने पर है। के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मॉक ड्रिल हो रही, लगातार जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं, तो और कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष बरसात संभावना औसत से कम, जो आईएमडी ने जारी सूचना इसके अकॉर्डिंग जो बरसात होती है थोड़ी कम होगी, तो ऐसे में खतरा भी थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बावजूद जो मौसम में परिवर्तन आया है वो ये आया है कि आजकल बहुत सीमित अवधि, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बहुत अधिक बरसात हो जा रही है और ऐसे में नुकसान ज्यादा होता है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है, जिससे बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। विभाग ने 11 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसे ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में उनको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है, और वो भी सिर्फ 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले जिले। 11 तारीख को हमारा जो है ये पश्चिम विक्षोभ का, जैसे हमने बताया था कि थोड़ा सा असर हमारे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।